हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग यार पढ़ने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप अगर ये वीडियो लास्ट तक पूरी देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि यार मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूँ जिसमें आपके लिए कोई बकवास नहीं होती ज़्यादा। मैं आपके लिए हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको इजी से इजी वे में कैसे समझाया जाए। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का, क्योंकि हमारे जो चैनल पे 2.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सभी टॉपिक्स को, और क्योंकि यार मैं इसमें पूरी यूनिट जो है चारों सब्जेक्ट की कवर करने वाला हूँ तो यार इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए हो जाती है। तो यूनिट 1 जो है तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और डिस्कस कर देता जाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 कलर से अंडरलाइन करूँगा, एक रेड कलर से और एक ब्लू कलर से। जो रेड कलर वाले क्वेश्चन हैं वो होंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके इसमें आएंगे, और ब्लू कलर वाले हैं उनको आप थोड़ा हल्का सा पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको वो पूरी सीरीज दिखानी है जिसमें ऊपर से ऑर्गेन और टिश्यू सेल वो वाला पूरा एक चार्ट होता है। और फिर यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हेमियोस्टेसिस। हेमियोस्टेसिस में आपको फीडबैक सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे से बता देना है। ठीक है, अब ये है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, और आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स के नाम भी याद कर लेने हैं। सेल जंक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। सेल डिवीज़न भी आप पढ़ सकते हैं। सेल डिवीज़न जो है काफ़ी कम पूछा जाता है, उतना इसका रोल रहता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। फिर नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। ये आपको 10 मार्क्स में आ सकता है, पर ये आ भी सकता है नहीं भी, तो आपको थोड़ा ये पढ़ लेना है, क्योंकि अगर ये आया तो ये डायरेक्ट आपके 10 मार्क्स में आएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू आपको पढ़ लेना है, और यहाँ पे लोकेशन फंक्शन आपको चारों टाइप्स के टिश्यू ये पढ़ लेने हैं, एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव टिश्यू। इन टिश्यूज़ की आपको क्या पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है और एग्जाम्पल देख लेने हैं कि ये टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ एचएपी की। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक आता है वो है ह्यूमन एनाटॉमी इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, सॉरी। और ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट 10 मार्क्स में या फिर आपको 7 मार्क्स में आएगा, और इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड करी है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम में अगर आपको देखा जाए तो टाइप्स ऑफ बोन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे, और कुछ बोन के फीचर, और इसके अलावा फंक्शन ऑफ बोन आपके क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और फिर देखा जाए तो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन ये आ सकते हैं, और ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि हाँ आपके वो जो जॉइंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और जॉइंट के मूवमेंट क्या क्या होते हैं, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सॉरी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, इसके लिए सॉरी यार। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो पड़ रही है इसलिए हो सकता है हो रहा हो। तो यूनिट 3 है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। ये काफ़ी इजी यूनिट है, इसमें आपको बेसिकली ब्लड के बारे में पढ़ना है। आपको ब्लड की डेफिनेशन देख लेनी है और फंक्शन ऑफ ब्लड देख लेना है। फिर देख लेना है हीमोपोइसिस हल्का सा, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ये भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी है। और एनीमिया तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था 10 मार्क्स में। फिर क्या है RH फैक्टर, इसको आपको हल्का सा देखना है। ट्रांसफ्यूजन, हाँ ब्लड के कुछ डिसऑर्डर्स आपको ज़रूर पूछे जा सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की ओर बढ़ें तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बारे में आपको सबको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, ये सब। फिर लिम्फ वेसल, लिम्फ सर्कुलेशन, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक पल को इसको छोड़ सकते हैं, पर फंक्शन ज़रूर याद करना। यूनिट 4 में देखा जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है। और यहाँ पे आपको
हाँ, फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स देख लेनी है, और ये देख लेना है कितनी कितनी नर्व्स होती हैं। फिर स्पेशल सेंस की बात करें तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि जो आपका आई है ये लास्ट ईयर पूछा गया था। तो इस साल जहाँ तक जो चांसेस बनते हैं वो आपके ईयर के आने के बनते हैं, तो लिख के ले लो, ईयर इस साल पूछा जाएगा। और नोज और टंग जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं, अगर ये आते हैं तो हमेशा ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। बट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ से वो है ईयर, लिख के ले लो। अब बढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है आपका, हार्ट वाली। एनाटॉमी ऑफ हार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स जो है, ये तीनों ब्लड वेसल्स आपकी जो हैं वो बताना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी वेन कैपिलरी, ये एक ही टॉपिक यहाँ से लेके आ जाता है यहाँ तक, और इम्पोर्टेंट भी हैं। हार्ट बीट, हार्ट रेट, इन सब की डेफिनेशन आपको बतानी होती है। और उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, हाँ ये कैसे होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेशन, ये बताना है। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन ये लास्ट ईयर पूछा गया था। कार्डियक साइकिल, ये भी, इसे आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, पर आप, मैं क्या कह रहा हूँ, स्किप करने का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा तो पढ़ के जाना ही है। फिर ईसीजी, ये आया था लास्ट ईयर। ईसीजी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, ये भी आपको पढ़ लेना है। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, 2 नंबर में कहीं पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो शायद होने वाला है, जी हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब ये तो काफ़ी इजी टॉपिक है इसमें, तो देखते हैं। आपको डेफिनेशन स्कोप पढ़नी है, इसे आपको कोई मना ही नहीं करेगा। बढ़ते हैं, ये 1 2 3, ठीक, ये टॉपिक जो हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं। यूनिट 1 तो हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ पे आपको ये सब मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं या कहीं और से भी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये ऑक्जेलिक एसिड का पढ़ लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ लेना है, और सल्फ्यूरिक एसिड का पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ बस, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एरर्स की तरफ बढ़ें तो एरर वाला तो पूरा इंपॉर्टेंट है ही चैप्टर। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये तो छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज का, ये तो आप कभी निपटा सकते हो। सोर्स ऑफ, या पर एक चीज़ ध्यान रखना, सोर्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइज एरर, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इसकी वीडियो चैनल पे पड़ी है। बात करें अगर फार्माकोपिया की, तो फार्माकोपिया आपको पढ़नी है कौन सी, आईपी, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन फार्माकोपिया। और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, हाँ ये भाई आया टॉपिक को इम्पोर्टेंट सा, ये तो आपको हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिट 2 में आए तो आपको थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़नी है, लेविस थ्योरी है, और वो 2 और हैं, वो भी आपको पढ़ना, अरेनियस थ्योरी, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में थोड़ा देख, थ्योरी इन्वॉल्व इन एसिड बेस टाइट्रेशन आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ नहीं, ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व आपको हल्का सा इसका डायग्राम वगैरह सब कुछ देख लेना। बड़े नॉन एक्वस टाइट्रेशन में तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट्स याद करने हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक को चारों अच्छे से देख लेने हैं। और डिफरेंस बिटवीन एल्कलीमेट्री एंड एसिडिमेट्री यहाँ पे आपको पढ़ना है इसमें। इसका आपको मतलब कुछ 4 पॉइंट लिख देना डिफरेंस में, बस आपका काम हो गया। ये आप एस्टिमेशन आप स्किप कर सकते हैं। और बढ़े थर्ड यूनिट में, तो थर्ड यूनिट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जो फर्स्ट टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिख के ले लो, अभी बता रहा हूँ, गारंटेड। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, मोहर मेथड, वोलान मेथड, फैजाल मेथड में से कोई भी 2 आपको पूछे जाएंगे 10 नंबर में, या फिर 7 नंबर में पूछे गए तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, 10 नंबर पूछे गया तो 1 क्वेश्चन बनेगा, ठीक। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आगे बढ़ें तो आपको मेटल एंड इंडिकेटर पता होना चाहिए, मास्किंग डिमास्किंग में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक। और ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब एस्टिमेशन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो नहीं भी। ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन का आपको प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक। ठीक है, डाई एजोटाइजेशन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यार ये मैं लास्ट में जो एकदम तैयारी करनी है वो बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ टॉपिक आपको स्किप करवा दे रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, फिर कौन कौन सी टाइट्रेशन होते हैं रेडॉक्स के वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, आयोडोमेट्री, आईडीमेट्री में डिफरेंस पता होना चाहिए, और बाकी सेरीमेट्री, ब्रोमोमेट्री, डाइक्रोमोमेट्री की डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। 4 यूनिट हो गए, लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टोमेट्री में से, वो है कंडक्टिविटी सेल, और कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पोटेंशियोमेट्री में से, पोलरोग्राफी में से इल्कोविक इक्वेशन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है टॉपिक। बढ़े हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है फार्मास्यूटिक्स 1। जी हाँ, ये है। तो अब ये जो है सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, इसके आने के चांसेस हैं, पर इसके चांसेस कुछ कम है क्योंकि ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है। पर आपको पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको फार्मेसी एज अ कैरियर ऑप्शन, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है ये इसमें बताना है। उसके बाद आपको इंडियन फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना है, ये आने के चांसेस हैं इस साल। फिर नेक्स्ट बढ़ें तो डोजेस फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन देखना है, कौन कौन सी होती हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन जाता है वो है प्रिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। इसकी एक वीडियो है जहाँ पे आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन मैंने अच्छे से बताया है, 5 मिनट की वीडियो है, वो देख सकते हैं आप लोग। पोसोलॉजी, इसकी मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें भी 5 मिनट में पूरी पोसोलॉजी ख़त्म है। तो ये है, इसमें ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप इसके बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो प्रिस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी के मैं अपनी वीडियो रिकमेंड करूँगा, जो कि बेस्ट वीडियो मैंने डाली हुई हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ें तो आप ये टॉपिक छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। ठीक है, पाउडर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ, सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर में डिफरेंस, इफरवेसेंट, इफ्लोरोसेंट, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर्स, इन सब की हाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। लिक्विड डोसेस फॉर्म में बढ़ें तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब तो है ही। ठीक है, एक्सीपिएंट, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना, एक्सीपिएंट यूज्ड और सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स, क्योंकि ये यार लास्ट ईयर भी पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो फिर बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में मोनोफेजिक डोसेस फॉर्म है, यहाँ पे आपको इन सब की डेफिनेशन पढ़ लेनी है अच्छे से, और एग्जाम्पल भी एक एक याद कर लेना है और कुछ नहीं। और बाइफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, यहाँ से एक आपका 10 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सस्पेंशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको जरूर पढ़ लेना है। प्रिपरेशन में आप एक एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, बाकी फ्लोक्यूलेटेड डीफ्लोक्यूलेटेड का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और उसके अलावा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही यहाँ का। बाकी बात करें इमल्शन की, इमल्शन में भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यूनिट 4 में बात करें सपोजिटरी आ जाती है। सपोजिटरी का आपको डेफिनेशन वगैरह तो देखो, जब आप कोई कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज। जी, मेथड टू प्रिपरेशन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और जो ये टॉपिक है यहाँ पे यूनिट 4 का फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज, ये आपको पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी आपको यहाँ पे पढ़नी है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में बात करें तो आपको ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल्स, इन सब की डेफिनेशन पढ़नी होगी बस। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनेट्रेशन, ये हो सकता है यार। बढ़ते हैं आपके लास्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ये तो आपने पढ़ लिया स्टैटिक्स में। अब इम्प्योरिटी, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, ये आपने एनालिसिस में पढ़ी थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिमिट टेस्ट कई बार आ जाता है, तो लिमिट टेस्ट कौन कौन से आने के ज़्यादा चांसेस हैं? क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, आर्सेनिक का। लेड और हेवी मेटल्स का कम आता है। ठीक, ये आपको छोड़ देना है पूरा, ये कुछ नहीं है। बढ़ते हैं सेकेंड नोट की तरफ। तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है, वो है बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी इन जनरल। बफर इक्वेशन क्या है, बफर कैपेसिटी क्या है, फार्मास्यूटिकल सिस्टम में बफर कितने टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ठीक, वो आपको। आप बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, ये आप स्किप कर सकते हैं। ये मेजर एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे फंक्शन बता देना है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का, और साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये आपको चारों ही 4 हैं या 5, 4 हैं, ये सब आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। जहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट मिलेगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब ORS मिलेगा। डेंटल प्रोडक्ट में आपको
डेंटिफ्राइजेस और डिसेंटिसाइजिंग एजेंट्स में डिफरेंस बताना है, और ये आपको जिंक यूजेनॉल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कैल्शियम कार्बोनेट का तो आप आराम से बता ही देंगे। बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, जहाँ पे आपका एसिडिफायर्स, एंटासिड, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इनका आपको एग्जाम्पल देना है। और जहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड डायरूट HCl ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एंटासिड फंक्शन कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटासिड में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आपका इंपॉर्टेंट है। कैथार्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है केओलिन बेंटोनाइट, ठीक। और एंटी माइक्रोबियल में जो इंपॉर्टेंट है वो बोरिक एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़े यूनिट 4 की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टोरेंट जो है वो आप एमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल ले लीजिए। हेमेटिक्स में कॉपर सल्फेट आपको देखना है। हेमाटेनिक्स आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉइजन एंड एंटीडोट, एस्टिंजेंट। आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है ना, तो ये मैंने अभी कंपाउंड लिया, इन पे टिक लगाया, आपको इन सब की डेफिनेशन और एक एग्जांपल मालूम होना चाहिए, बस। डेफिनेशन मालूम है तो आप उसके बारे में लिख लोगे थोड़ा बहुत। रेडियो फार्मास्यूटिकल आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेडियो फार्मास्यूटिकल की डेफिनेशन देख लेनी है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेनी है, हाफ लाइफ पीरियड देख लेना है, अल्फा बीटा गामा डीके क्या होता है, बस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और आपका और कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, कम्युनिकेशन स्किल और वो है, तो उसके मार्क्स जो हैं आपके कॉलेज की तरफ से जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे पहले तो यार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल पे जो हैं हमारे 2.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसके लिए यार आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और यार आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।